हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट्स पर। और हम लोग 4 सितंबर 2024 में जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसको देख रहे थे। और मॉर्निंग शिफ्ट का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, तो ये हमारा पार्ट 2 होगा। तो आप लास्ट तक जुड़े रहें अगर आपको इस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस देखना है, पेपर के पैटर्न को समझना है, और आप आने वाले समय में अगर पेपर देना चाहते हैं एनटीए नेट का, तो डेफिनेटली आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। इसके साथ ही अगर आप दिसंबर 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भारी छूट आपको अभी मिलेगी, ह्यूज डिस्काउंट। और उसमें कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, मॉक टेस्ट, लगभग हर प्रकार का मटेरियल आपको मिलेगा जो कि आपकी सक्सेस को 100% सुनिश्चित कर देगा। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस पेपर एनालिसिस को। तो हम 51 क्वेश्चंस देख चुके हैं, उससे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भिन्न देशों में भिन्न प्रकार की राजनीतिक दलीय प्रणाली है। अलग अलग देश है, वहां पे अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तरों की पहचान हम लोगों को करनी है। चीन एक साम्यवादी देश है, इसलिए वहां पे एक दलीय प्रणाली है। बात बिल्कुल सही है। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो ये सही है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, ये बात भी सही है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, वहां पे लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी ही है। भारत में जापान में द्विदलीय प्रणाली, ये बात बिल्कुल गलत है। जापान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पे एक दलीय प्रणाली नहीं है। उसका करेक्ट आंसर ABC होगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, प्रणाली सिद्धांत यानी सिस्टम थियरी किस रूप में संगठन के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करती है? जो सिस्टम थियरी है, सिस्टम थियरी किसने दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगठन की बात की जा रही है, तो ये चेस्टर आई बर्नार्ड ने दी है। ठीक है, तो संगठन के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है, वो कौन सा रूप है? निरंतर प्रणाली, सहकारी सहयोगात्मक प्रणाली, अव्यवस्थित। देखिए, सिस्टम का मतलब ही सिस्टमाइज होता है, तो अव्यवस्थित तो इसका उल्टा हो गया। निरुद्ध तंत्र यानी कंस्ट्रेंड मैकेनिज्म, नो। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही होगा, यह है सहकारी सहयोगात्मक प्रणाली। जब हम चेस्टर आई बर्नार्ड को पढ़ते हैं तो चेस्टर आई बर्नार्ड ने जो सिस्टम अप्रोच दी है वो सहकारी सहयोगात्मक प्रणाली के संदर्भ में दी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2, यहां पे ये कुछ विचारधाराएं दी है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। सरकार के लिए एक विशेष अभिजात वर्ग आवश्यक है, यानी सरकार एक विशेष जो एलीट क्लास होती है उसके द्वारा चलाई जाती है। जनसंख्या का बहुमत प्रभावशाली स्व सरकार के लिए अक्षम है, यानी जनसंख्या का बहुमत प्रभावशाली या अच्छी सरकार के लिए अक्षम है। राजनीतिक लोकतंत्र आर्थिक संबंधों में लोकतंत्र को उल्लेख की उपेक्षा करता है। लोकतांत्रिक प्रणाली समाज में जेंडर विभाजन को प्रतिपादित करती है। और आप एक एक चीज यहां पे देख सकते हैं, आप आंसर इसका कैसे निकालना है, जेंडर विभाजन की बात कौन करता है। तो इस हिसाब से देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली जेंडर विभाजन को प्रतिपादित करती है, तो जेंडर विभाजन की बात डेफिनेटली नारीवाद करेगा। और लोकतंत्र को आर्थिक संबंधों के साथ या फिर इकोनॉमी के आधार पे किसने डेमोक्रेसी की व्याख्या की है, या फिर इकोनॉमी को बेस किसने माना है हर चीज का, ये भी हम लोगों को पता है, ये कार्ल मार्क्स ने माना था। इसके आधार पे हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सी का 2
डी का 3, सी का 2, सी का 2, डी का 3, केवल यही है। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए। ऑप्शन 3, ओके, ऑप्शन 3 ही है। अब देखिए, सरकार के लिए एक अभिजात वर्ग की आवश्यकता है, ये अनुदारवाद कहता है, कंजर्वेटिज्म कहता है, रूढ़िवाद कहता है। रूढ़िवाद क्या बोलता है कि जो सरकार चलाई जाती है वो आम आदमी के द्वारा नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि आम आदमी के पास उतना दिमाग नहीं, उतना बुद्धि नहीं है, इसलिए सरकार एक इलीट क्लास के द्वारा चलाई जाएगी। ये अनुदारवाद यानी कंजर्वेटिज्म बात करता है। और जो हमारा एक बचता है वो है ऑप्शन 2, जनसंख्या का बहुमत प्रभावशाली सरकार के लिए अक्षम है, ये उदारवाद की बात इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में लोगों का कौन सा समूह है जो मिलकर चुनाव लड़ता है और सरकार में शक्ति संभालता है? मिलकर चुनाव लड़ता है और सरकार में शक्ति संभालता है। दबाव समूह कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ता है। हित समूह इलेक्शन नहीं लड़ता है। लॉबी ग्रुप इलेक्शन नहीं लड़ता है। धार्मिक समूह इलेक्शन नहीं लड़ता है। इलेक्शन केवल और केवल राजनीतिक दल लड़ते हैं, इसलिए इसको राजनीतिक दल कहा गया है। बाकी के इलेक्शन लड़ते ही नहीं है, तो शक्ति कहां संभालेंगे ये? दैट्स मीन ओनली ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन 2। किसने क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत का गठन किया? अभिनव भारत एक गुप्त सोसाइटी थी, इसका गठन किया था वीडी सावरकर ने। ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107, चीन भारत संबंधों के बारे में निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजी में हम लोगों को लगाना है। भारत पर चीनी आक्रमण 1962 में हुआ है, उसके बाद कोई आक्रमण नहीं हुआ है। नाथुला संघर्ष ये 1966 में हुआ था। चेन्नई कनेक्ट और बाकी की अगर आपको नहीं पता है, गलवान घाटी का तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, ये 2020 में हुआ था। वुहान 19 में, शायद 2019। एक बार इसको मैच कर लेते हैं, फिर हमारा एग्जैक्ट आंसर आता है या नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले होना चाहिए हमारा ए, उसके बाद नाथुला संघर्ष यानी ई होगा। देखिए काफी डीप, मतलब क्वेश्चन बहुत डीपली ये पूछा हुआ है। उसके बाद अगला 2019 के अंदर अगर वुहान की घटना हुई है, वुहान भावना, ठीक है, भावना है ये बेसिकली, तो ये ठीक है 2019 में। उसके बाद हमारा आ जाता है, अब वुहान भावना को एक बार आपने देख लेना, कंफर्म कर लेना, ये मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता क्योंकि मैं इसको रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूं। उसके बाद देखिए डी, चेन्नई कनेक्ट, और सबसे लास्ट में सी, गलवान घाटी घटना, जो कि 2020 में हमारे जवान भिड़े थे। तो इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 108, यहां पे कुछ थियरीज दी है और उससे रिलेटेड थिंकर्स दिए हैं, तो हमें इनको मैच करना है। थियरी ऑफ मोटिवेशन, साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड इम्प्रिंट ऑन रिसर्च इनटू इंडस्ट्रियल रिलेशन, administrative process are more important than hierarchy and authority, focus on values like citizen responsiveness, worker and citizen participation in decision making। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पब्लिक एड का है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का ये क्वेश्चन है, और इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के साथ डुगलस मैकग्रेगर जुड़े हुए हैं, बात क्लियर है। अगला है साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड इम्प्रिंट ऑन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। एल्टन मियो का जो हावर्थन परीक्षण था उससे ये रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन हायरार्की, यानी हायरार्की ब्यूरोक्रेसी से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। ये
मेरी पार्कर फॉलेट ने कहा है। और फोकस ऑन वैल्यूज लाइक सिटीजनशिप रिस्पॉन्सिवनेस, वर्कर एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ऑटोमेटिकली ये फ्रेडरिक्सन के साथ जुड़ा है। तो अब देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अंतरराष्ट्रीय उदारवाद के वेरिएंट्स हैं, प्रकार हैं? इंटरनेशनल लिबरलिज्म के वेरिएंट्स आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं। जटिल परस्पर निर्भरता, यानी जटिल निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर सारे देश निर्भर करते हैं, इसको कहा जाता है जटिल परस्पर निर्भरता। हाँ, यह है कॉम्प्लेक्स परस्पर निर्भरता। संस्थानिक उदारवाद, और ये पहला चरण है जिसको अंतरराष्ट्रीय उदारवाद में देखा जाता है। इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, यानी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हम बनाएंगे जैसे लीग ऑफ नेशन है, जो कि पूरी दुनिया में शांति कायम करेगा। तो ये तो है। गणतंत्रीय या लोकतांत्रिक उदारवाद, ये भी है। और जो ये दो आप यहां पे देख पा रहे हैं, नव उदारवाद और शास्त्रीय उदारवाद, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वेरिएंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेसिकली पॉलिटिकल थियोरी के पार्ट है, पॉलिटिकल थियोरी के ये पार्ट है, ये वेरिएंट्स नहीं है। तो इन दो को छोड़कर ए बी सी ऑप्शन 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संगठनों को कालक्रम में लगाना है। WTO विश्व व्यापार संगठन 1995 में इसका गठन हुआ है। उत्तर अटलांटिक संधि नाटो 1949 में बना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में बना। G20 1999 में बना। सार्क 1985 में बना है, 1985। इस हिसाब से अब इसका कालक्रम हम लोगों को देखना है। सबसे पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा। तो पहले नंबर पे आ गया हमारा सी, ठीक है, पहले नंबर पे सी 44, उसके बाद 49 में बी, उसके बाद आ जाता है हमारा 85 ई, उसके बाद आ जाएगा हमारा 95 ए, और सबसे लास्ट में आ जाता है हमारा 99 डी। CBEAD ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मर्टन द्वारा नौकरशाही के सिद्धांत की आलोचना है। अब मर्टन कौन है? ये एक सोशियोलॉजिकल थिंकर है। मर्टन ने ब्यूरोक्रेसी की आलोचना की है। किन आधारों पे उन्होंने आलोचना की है वो आपको बताना है। किन आधारों पे आलोचना की गई है? ओके, इसमें सबसे पहला है लक्ष्यों का विस्थापन। लक्ष्यों के विस्थापन के आधार पे आलोचना की है। दूषित अक्षमता के आधार पे, यानी टेंडेंट इन कैपेसिटी। और तीसरे प्रकार की जो आलोचना है संबंधों का अव्यक्तीकरण, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मैच करना है। डोकलाम टकराव किसके टाइम पीरियड में हुआ? यहां पे प्रधानमंत्री दिए हैं। बांग्लादेश युद्ध, तो बांग्लादेश युद्ध 1971, इंदिरा गांधी। कारगिल युद्ध 1998-99, अटल बिहारी वाजपेयी। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, लाल बहादुर शास्त्री। डोकलाम विवाद लेटेस्ट है, नरेंद्र मोदी के टाइम पे। और ये सारे जो इवेंट है ये प्रधानमंत्रियों के साथ मैच करने थे। इस हिसाब से ऑप्शन ए 1 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ जस्टिफिएबल राइट? ऐसा हमारा कौन सा अधिकार है जिसके लिए हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, जो जस्टिफिएबल है? नंबर 1 डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिफिएबल नहीं है क्योंकि हम लोग इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं, प्रीएम्बल तो राइट है ही नहीं। तो ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट
जस्टिसिएबल राइट है, क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट कोई छीनता है तो हम न्यायालय की शरण में आर्टिकल 32 और 226 के तहत जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई है, तो ऑप्शन सी होगा। एडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण का क्या फायदा है? एनकरेज ई डेमोक्रेसी, ई डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है। प्रमोट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेन द कम्युनिटी ऑडिट प्रैक्टिस। बेनिफिट लोकल ब्यूरोक्रेसी। नो, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 ही होगा। जो सोशल ऑडिट होता है ये बेसिकली पंचायतों में होता है। पंचायत के लोग कलेक्टिवली कोई डिसीजन ले पाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थापित हो पाए, उसके लिए सोशल ऑडिट होता है। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने देखा है पिछले पार्ट में। संवैधानिक सरकार का मतलब होता है ये एक सीमित सरकार का रूप है और ये कंपलसरी है, क्योंकि ए सभी में है। बी भी कंपलसरी है, बी अगर आपको नहीं भी पता है क्योंकि सभी ऑप्शन में है। जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। अगला सी, जहां प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से राज्य का अध्यक्ष होता है। औपचारिक रूप से फॉर्मेलिटी के तौर पे प्रधानमंत्री राज्य का अध्यक्ष होता है कि वास्तविक पावर होती है उसके पास। अगला, जहां सदैव सर्वदेशीय वयस्क मताधिकार होता है, तो हां, अडल्ट फ्रेंचाइजी तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहां सदैव सीमित वयस्क मताधिकार है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, इन दोनों में से एक ही हो सकता है। एक तो हमने यहां पे देख लिया है कि एक क्या है, यहां पे ऑप्शन डी, एबीडी देख लेते हैं। एबीडी यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन 1 दिया है, तो इसको ऑप्शन 1 देख लेते हैं। केवल ए और बी यहां पे दिया है, तो दैट्स मीन डी को भी इन्होंने सही नहीं माना है। रीजन क्या हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट तो है, संवैधानिक सरकार है, लेकिन सभी को वयस्क मताधिकार देना ये जरूरी नहीं है। दैट्स मीन ये दोनों यहां पे गलत है। लॉजिकली इसका आंसर नहीं निकल रहा है, फैक्चुअली यहां पे आंसर इन्होंने निकाला है, ए और बी निकाला है। बट अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो इसकी कोई ऑथेंटिक सोर्स आप ढूंढिए। अगर आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि वहां पे अडल्ट फ्रेंचाइजी भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में दी जाती है, तो अदरवाइज इसका करेक्ट आंसर ए और बी ही होगा। अगला क्वेश्चन, पीटर एफ ड्रकर ने निम्नलिखित में से किसमें सौदेश्य प्रबंधन का मुख्य विचार दिया है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये जो सिद्धांत है पीएफ ड्रकर ने अपनी किस किताब में दिया है? ये दिया है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किताब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 118, यहां पे आपको थिंकर्स को मैच करना है उनके रिलेटिव आइडियाज के साथ या फिर आइडियोलॉजी के साथ, कि किस आइडियोलॉजी के साथ ये फिट बैठते हैं। तो इसको देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, समाजवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, बहुसंस्कृतिवाद। आगे दिए गए हैं ई एफ शूमेकर। तो एक देखिए, एक तो डेफिनेटली एक आधा तो आपको पता होगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल इनकी किताब है, ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल बेसिकली पारिस्थितिकीवाद के ऊपर यानी इकोलॉजिज्म के ऊपर लिखी गई किताब है, तो ये तो क्लियर है बिल्कुल। अगला बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृति के साथ चार्ल्स टेलर जुड़े हुए हैं, तो ये भी आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। अब सी का एक यहां है और यहां है, डी का 2 दोनों जगह है। दैट्स मीन अब ये तो क्लियर हो गया है कि 50% चांस हमारे सही करने के हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन रूल आउट हो चुके हैं। अगला देख लेते हैं। अब देखिए समाजवाद के साथ कौन जुड़े हैं, ये थॉमस फिक्टे जुड़े हुए। पिकेटी क्या लिख दिया है, मतलब
अर्थ का अनर्थ कर दिया है, फिक्टे, थॉमस फिक्टे, ठीक है। तो ये समाजवाद के साथ जुड़े हुए हैं, नारीवाद बेल हुक्स, और इस हिसाब से इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है ऑप्शन 4 इसका करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है। अगला क्वेश्चन, कौन हिंदू थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के लेखक हैं? तो ये बी.के. सरकार ने लिखी है, बी.के. सरकार, विनय कुमार सरकार ने किताब लिखी है हिंदू थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, हु ऑब्जर्व्ड दैट इंटेलेक्चुअल आर द डोमिनेंट ग्रुप? इंटेलेक्चुअल्स आर द डोमिनेंट ग्रुप deputy exercising the subaltern function of social hegemony and political government। देखिए इंटेलेक्चुअल की बात किसने की है? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की यहां पे बात हो रही है, हेजेमनी की बात किसने की है, और इसी आधार पे आप इसका आंसर जज कर सकते थे, ये एंटोनियो ग्रामची है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों को कालक्रम में आपने लगाना है। यहां पे दार्शनिक दिए हैं कुछ और इनका सही क्रम आपको देखना है, ठीक है। कार्ल पॉपर, जॉन रॉल्स, सीबी मैकफर्सन, रॉबर्ट डेहेल, हर्बर्ट मार्क्यूजे। अब देखिए ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल है, क्योंकि यहां पे अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, अगर हम जन्म तिथि की बात करें, जन्म के हिसाब से देखें तो सीक्वेंस दूसरा बन रहा है, मृत्यु के हिसाब से देखें तो सीक्वेंस दूसरा बन रहा है। दैट्स मीन ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल है और इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। कार्ल पॉपर, सबसे पहले देखिए कार्ल पॉपर का जन्म होता है 1902 में, और कार्ल पॉपर की डेथ कब होती है? 1994 में। जॉन रॉल्स, इनके बारे में तो आई होप आप लोगों को पता होगा ही, इनका जन्म 1921 में हुआ है और डेथ तो 2002 के अंदर इनकी हुई है। सीबी मैकफर्सन, सीबी मैकफर्सन का जो जन्म है वो 1911 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1987 में हुई है। अगले थिंकर है रॉबर्ट डेहेल या रॉबर्ट ढाल, 1915 में इनका जन्म होता है और इनकी डेथ कब होती है रॉबर्ट डेहेल की? 2014 में। हर्बर्ट मार्क्यूजे, हर्बर्ट मार्क्यूजे का जन्म 1898 में, यानी सबसे पुराने अगर हम देखें जन्म के हिसाब से, और इनकी डेथ होती है 1979 में। अब देखो यहां पे कालक्रम की बात की है, जन्म के हिसाब से पूछा होता तो कुछ और होता, मृत्यु के हिसाब से पूछा होता तो कुछ और होता है। कार्ल पॉपर का सबसे पुराना यहां पे देख लीजिए, जन्म के आधार पे ई सबसे पहले आना चाहिए, ई सबसे पहले आना चाहिए 1998, उसके बाद है 1902, उसके बाद ए आना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब मृत्यु के हिसाब से देख लेते हैं, तो सबसे पुराना कौन है इसमें? सबसे पुराना है यहां पे ई, अगेन सबसे पुराना कौन है? ई। उसके बाद दूसरे नंबर पे 79 के बाद क्या आता है? 79 के बाद आ गया हमारा 87, फिर आता है ई के बाद सी, ठीक है, यहां तक हमारा ठीक जा रहा है। ई सी, पहला ये 79, फिर 87, फिर आना चाहिए 94, दैट्स मीन ए, यहां तक सही जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद अगला 94 के बाद क्या आ जाता है? यह आ जाता है 2002, यानी बी आना चाहिए 2002, लेकिन यहां डी है, और सबसे लेटेस्ट रॉबर्ट डेहेल है। दैट्स मीन ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक जीवन में द्वंद्वात्मक पद्धति के नियमों का अनुप्रयोग प्रदर्शित किया जाता है? वो कौन सी थियरी है जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन में डायलेक्टिक मेथड के नियमों का अनुप्रयोग प्रदर्शित किया जाता है? तो यहां पे ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद,
सामाजिक जीवन के आधार पे इन्होंने क्या है, डायलेक्टिकल मेथड यहां पे यूज किया है। कैसे? लाइक जो जीवन पहले था वो प्रिमिटिव एज में था, उसके बाद फ्यूडल एज आ जाती है, उसके बाद फिर कैपिटलिस्ट आ जाते हैं, फिर सोशलिज्म आएगा, फिर कम्युनिज्म आएगा। इस तरीके से ऐतिहासिक भौतिक आधार पर इन्होंने सामाजिक जीवन में डायलेक्टिकल मेथड यूज किया है। तो ऑप्शन 3 होगा। CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मानक है। हाँ, CBDR एक एनवायरमेंट से रिलेटेड मानक है। यह विकासशील देशों की तरफदारी करता है। जी हां, बिल्कुल विकासशील देशों की तरफदारी करता है, क्योंकि ये कॉमन तो सभी के लिए है, लेकिन ये विभेदित की बात करता है। जो थोड़ा गरीब है उसको थोड़ी सी छूट दी जा सकती है, तो ये बात सही है। यह विकासशील देशों को कतिपय व्यापार छूटों का अनुमोदन करता है। विकसित देश इसके विरोधी है। अब देखिए, क्योंकि ये विकासशील देशों का समर्थन करता है, इसलिए डेफिनेटली विकासशील देश तो इसके विरोधी होंगे, क्योंकि इसमें विकासशील देशों के साथ मतभेद है। तो डी ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ये सही नहीं है कि व्यापारों की छूट का अनुमोदन किया जाता है। तो ऑप्शन 3, क्योंकि व्यापार से रिलेटेड ये नहीं है, ये पहले ही यहां क्लियर है, ये एक पर्यावरणीय मानक है। क्वेश्चन नंबर 124, किसने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा दी? 1975 में जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो कथन सही है वो आपको बताने हैं। भारतीय संविधान राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है ताकि धार्मिक समुदायों के बीच समानता सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल सही बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्य को ये सुविधा देता है या फिर ये अनुमति देता है कि दो धर्म आपस में ना लड़े, उनके बीच सद्भावना बनाई रखी जाए। उसके लिए राज्य इंटरफेयर कर सकता है। बात सही है, कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता फिर तो लड़के मर जाने थे। अगला, संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध है। बिल्कुल सही बात है। आप धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अगला, संविधान में सभी व्यक्तियों तथा समुदायों को किसी भी धर्म पर आस्था रखने, उसका आचरण करने एवं उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हाँ, बिल्कुल है। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के लिए सैन्य अथवा शैक्षिक उपाधियों की हिमायत करता है। हाँ, करता है। भारत में 2 प्रकार की उपाधियां दी जाती है। ठीक है, ये सैन्य आधार, नागरिक आधार पे, ठीक है, या फिर सैन्य शैक्षणिक, ये उपाधियां नागरिकों को ये दी जा सकती है, या तो सेना की उपाधि या फिर शिक्षा की, जैसे PhD वगैरह होती है, कर्नल वगैरह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए, ABCD। हाँ, 4 इसका करेक्ट आंसर है। एकात्म मानववाद की अवधारणा किसने दी? तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट करेंगे ये लोग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष और क्रांतिकारी कार्रवाई विचारक निम्नलिखित में से कौन से है? जो उपनिवेशवाद का भी विरोध करता है और क्रांतिकारी कार्रवाई का भी विरोध करता है, यह है फ्रेंच फैनन। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रवासी जनसमूह डायस्पोरा देश के लिए एक सामरिक संपत्ति है। डायस्पोरा यानी जो फैला हुआ, भारत के लोग जो विदेशों में फैले हुए हैं उनको डायस्पोरा कहा जाता है, प्रवासी जनसमूह कहा जाता है। और ये भारत के लिए एक सामरिक संपत्ति है। क्यों? सही आपको बताना है यहां पे सही कथन। क्योंकि भारत को सर्वाधिक मात्रा में पोषित धन प्राप्त हुआ। ये जो डायस्पोरा है ये फॉरेन से इंडिया के लिए फॉरेन मनी भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, इंडिया का खजाना भर गया इनके कारण। बिल्कुल सही है। अवैध भारतीयों से भारत की छवि खराब हुई। अब ये अवैध भारतीयों की क्या बात हो रही है? अवैध भारतीयों की छवि खराब हुई। छवि खराब हुई तो संपत्ति कहां की हो गई? जिससे छवि खराब होती है वो संपत्ति थोड़ी हो सकती है। दैट्स मीन बी तो नहीं हो सकता है।
बी नहीं हो सकता है, दैट्स मीन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर ऑटोमेटिकली इसका निकल के आ गया है। भारतवंशी अमेरिकी वासियों ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाँ, 123 एग्रीमेंट जो 2005 का था, उसमें प्रवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे पूरा करने के लिए दबाव बनाया था सरकार के ऊपर, अमेरिका की सरकार के ऊपर। भारत द्वारा प्रशिक्षित इंजीनियर अमेरिका में आईटी में क्रांति लाने तत्पश्चात इसे भारत में लाने में सहायक रहे। और ई, भारत का प्रवासी जनसमूह भारत के लिए नरम शक्ति यानी सॉफ्ट पावर का एक स्रोत है। बात सही है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला, भारत पाकिस्तान संबंधों के संबंध में निम्नलिखित परिणामों या घटनाओं को कालक्रम में लगाएं। पहला, कारगिल युद्ध 1999, शिमला समझौता 1972, पुलवामा अटैक शायद 2016 या 17, सिंधु जल संधि 1960, उड़ी घटना ये उसके बाद हुई जब हमने घुसकर मारा था उनको वापिस, तो कौन सी वो उड़ी घटना। एक बार इसका मैच देख लेते हैं कि क्या होगा। सबसे पुराना क्या होगा, सबसे पुराना शिमला समझौता होगा। तो सबसे पुराना शिमला समझौता है, नो कोई और भी है, सॉरी सिंधु जल संधि होगी सबसे पुरानी, क्योंकि 1960 में हुई है। दूसरे नंबर पे होगा शिमला समझौता। डीबी से होगा शुरू, डीबी में सारे ही है, दैट्स मीन ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उतना इजी क्वेश्चन नहीं है। अगला डेफिनेटली हमारा डीबी के बाद हो जाता है ए, डीबी के बाद हो जाता है ए, क्योंकि 1999 में कारगिल वॉर हुआ। डीबी ए, यहां से 2 ऑप्शन हट गए, अब ये 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, 50% चांस है हमारे सही करने के। अगला है आपका उड़ी घटना। उड़ी की जो घटना है, अब ये कब हुई, ये आई थिंक 2016 में हुई थी। पुलवामा हमारी लेटेस्ट है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जॉन रॉल्स के लेखन को कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इनकी 3-4 किताबें हैं, ठीक है, टोटल इनकी 5 ही किताबें हैं, इनको आपने क्रम में लगाना है। तो थियरी ऑफ जस्टिस, ये तो सभी को पता होगा, ये 1971 में आई। जस्टिस एंड फेयरनेस 1956 में, और इसी के आधार पे इन्होंने इस सिद्धांत को, इस किताब को लिखा, ठीक है। जस्टिस एज फेयरनेस, अगर रीस्टेटमेंट यहां पे होता, रीस्टेटमेंट, तो वो 2002 में आई, लेकिन रीस्टेटमेंट नहीं है, दैट्स मीन सबसे पुरानी यहां पे सी होगी, सबसे पुरानी यहां पे सी होगी। तो यहां पे 2 ऑप्शन है, या तो ए सही होगा या फिर सी सही होगा, मतलब या तो 1 सही होगा या 3 सही होगा, 2 ऑप्शन यहां से उड़ा देते हैं और इसके आधार पे हम इसका आंसर निकाल सकते थे। सबसे पहले कौन सी आई, जस्टिस एज फेयरनेस, उसके बाद सी के बाद आ गया हमारा बी, तो सी के बाद बी थियरी ऑफ जस्टिस, सी बी केवल यहां पे है, यहां पे ये, और इस हिसाब से ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। इनकी जो लेटेस्ट किताब है द लॉ ऑफ द पीपल है, इससे पहले पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1991 में या 2 में आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर इज आउटकम ऑफ, भारतीय संविधान में जो मूलभूत सिद्धांत दिया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया गया है, वो किसकी वजह से आया, ये आया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की वजह से, ठीक है। केशवानंद भारती केस 1973, ये एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ये ओरिजिनल में नहीं था, ये अमेंडमेंट से नहीं आया, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं आया, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आया, केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो 4 ऑप्शन सही होगा। भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है, इनमें से वो कौन सी चुनौती है जो भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से नहीं आई, वो आपको बताना है। अलोकतंत्रीकरण, कल्याणकारी राज्य का यानी कल्याणकारी रोल बैक ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि नियो लिबरलिज्म अडॉप्ट किया गया,
तो नियो लिबरलिज्म में वेलफेयर स्टेट का ज्यादा कोई काम नहीं होता है। दल बदल की राजनीति, अब वैश्वीकरण का दल बदल की राजनीति से क्या लेना देना, कुछ भी नहीं हो सकता है। दैट्स मीन सी नहीं होगा, सी नहीं होगा और यहां पे नहीं पूछा है। सी केवल एक ही ऑप्शन में है और इतना इजीली हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। राष्ट्र राज्य का अपकर्ष हुआ, क्रॉनिक कैपिटलिज्म बढ़ा, बिल्कुल सही है। दैट्स मीन जो संबंधित नहीं है ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। और यहां पे देखिए जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन 2, यूजीसी ने ऑप्शन 2 दिया है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होना था वो होना था ऑप्शन सी, क्योंकि भूमंडलीकरण के कारण दल बदल की राजनीति नहीं आई है। ये तो हमारा इंटरनल पार्ट था, दल बदल की राजनीति तो 1950 से होती आई है, ठीक है। तो दैट्स मीन ऑप्शन, केवल ऑप्शन 2 इसका सही होना था, केवल 2 इसका सही होना था। ये क्वेश्चन गलत है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कंजर्वेटिज्म? रूढ़िवाद से संबंधित कौन सा कथन सही है? कंजर्वेटिज्म postulates collective leadership, promote treaties to achieve peace and order। बात कही गई है कि कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, कलेक्टिव लीडरशिप की बात करता है। और इससे पहले ही हमने देख लिया है कि कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि अभिजात वर्ग का शासन होना चाहिए, एलीट क्लास का शासन होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी में दिमाग नहीं है या फिर उनमें वो योग्यता नहीं होती है। तो कलेक्टिव लीडरशिप की बात डेफिनेटली इन्होंने नहीं की है, दैट्स मीन ये तो गलत है। अगला, और यहां पे आपको बताना है करेक्ट क्या है। सिंपैथाइज विद फ्री मार्केट आइडियोलॉजी, ये फ्री मार्केट आइडियोलॉजी की बात करते हैं। ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म पे ये काफी ज्यादा फोकस करते हैं। एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल अथॉरिटी ऑफ स्टेट की बात करते हैं कंजर्वेटिज्म। दैट्स मीन इसका जहां पे ए है पहले तो वो उड़ा दो आप, क्योंकि ए तो हो ही नहीं सकता है, ये कलेक्टिव की बात नहीं करते हैं। 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही उड़ा दिए। बी होना कंपलसरी है, बी इसमें नहीं है, इस हिसाब से ऑप्शन 1 इसका सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, अ डिस्पोजिशन ऑफ एन एटीट्यूड ऑफ माइंड प्लेसिंग देयर फेथ इन प्रैग्मेटिक ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, बिल्कुल इतिहास के ऊपर ये बहुत ज्यादा बल देते हैं, इतिहास के ऊपर बहुत ज्यादा बल देते हैं। दैट्स मीन सी का होना भी कंपलसरी है। डी और ई यहां पर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कौन से कथन सही है? जो कथन सही है वो आपको बताने हैं। भारत गैर परमाणु राष्ट्रों के विरुद्ध अपने परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं करेगा। हां, ये इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो 2004 में आई, ठीक है, रिवाइज होके, ठीक है। भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें ये बात कही गई है कि भारत गैर परमाणु राष्ट्रों के ऊपर परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं करेगा। बात सही है और सही ही पूछा है यहां पे। अगला, भारत परमाणु अस्त्रों का प्रथम प्रयोग नहीं करेगा, और ये बात भी सही है कि भारत पहले यूज नहीं करेगा, अगर हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया तब हम करेंगे, और कितना करेंगे उसका कोई लिमिट नहीं है। अगला, भारत अपने मित्र राष्ट्रों को परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एनएसजी का मेंबर नहीं है और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ही ये कर सकता है, इंडिया नहीं करेगा और हमारी डॉक्ट्रिन में ऐसी बात नहीं है। दैट्स मीन ऑप्शन सी तो गलत होगा, ऑप्शन सी तो गलत होगा। दैट्स मीन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये दोनों ऑप्शन यहां गलत हो जाते हैं। इसकी वजह से भारत अपनी परमाणु छतरी दक्षिण एशिया में अपने मित्र राष्ट्रों तक विस्तारित करेगा। तो देखिए यहां पे भी सेम वही बात हो रही है कि विस्तारित करेगा, यानी अपनी जो पावर है उसको दक्षिण एशिया तक फैला देगा। ये भी गलत नहीं हो सकता, तो डी यहां पे है, ये भी ऑटोमेटिकली आउट हो गया। ई, भारत विश्वसनीय परमाणु क्षमता का विकास करेगा, बिल्कुल सही है। ए, बी, ई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
प्रथम लोकसभा चुनाव होते हैं 1952 में। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 से ये शुरू हुआ। आपातकाल की घोषणा हुई है 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। देख लेते हैं। संसद में सभी दलों का प्रतिनिधित्व सरकार में होता है। बिल्कुल सही बात है। संसद में जितने भी दल होते हैं सभी का प्रतिनिधित्व सरकार में होता है। क्या सभी का प्रतिनिधित्व सरकार में होता है? हाँ, होता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में भी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग पक्ष में भी होते हैं, पक्ष में अलायंस भी हो सकती है। अगला, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद उसे हटा सकती है। सरकार, पहली बात तो यह, संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। तो सरकार लोकसभा के प्रति तो उत्तरदायी है, विधान पालिका के तो प्रति उत्तरदायी है, लेकिन सरकार राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, यह सरकार है। तो मंत्रिमंडल किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? विधानमंडल के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति तो नहीं होता है। दैट्स मीन ये बिल्कुल यहां पे गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी। अगला, सरकार का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है। सरकार का जो निर्वाचन होता है निश्चित अवधि 5 साल के लिए इंडिया में होता है, ये तो सही है। दैट्स मीन ए और सी तो सही है। अगला, सरकार का चयन संसद करती है। सरकार का चयन संसद करती है तथा इसे नियत अवधि पूर्ण होने से पहले नहीं हटाया जा सकता। अरे ये क्या बात हो गई? ये बात सही है कि सरकार का चयन संसद करती है। सरकार के जो मंत्री होते हैं वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन क्या सरकार को हटाया नहीं जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? दैट्स मीन ऑप्शन डी तो यहां पे गलत है, हटाया जा सकता है। अगला, संसद द्वारा एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया गया है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके, यह भी बिल्कुल गलत बात है। संसद ने थोड़ी बनाया इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन 324 में है, ये तो इनिशियल संविधान के द्वारा बना हुआ है, संवैधानिक निकाय है, ना कि ये कोई स्टैट्यूट के द्वारा तो नहीं बना, ये तो संवैधानिक निकाय है। दैट्स मीन ये भी गलत है। यहां पे सही होगा ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड सी सही होगा। यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाएं। भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2005, और इसी से कोई 3 ऑप्शन मैंने यहां पे देख लिए हैं, 3 या 4 ऑप्शन। गुजराल सिद्धांत 1996 में आता है, पंचशील 1954 में, पंचामृतीय 2015 के बाद मान के चलो आप, लुकिस्ट पॉलिसी 1991 में। अब इसका सही कालक्रम आपको बताना है, तो सबसे पुराना क्या हो गया यहां पे? लुकिस्ट पॉलिसी। दैट्स मीन सबसे नंबर 1 पे आएगा ई बी, नो, पंचशील सबसे पहले सी आया, सी के बाद ई, फिर बी, सीईबी। अगला आ गया हमारा 2005 ए, और लेटेस्ट हमारा आ जाएगा पंचामृत 2015 डी। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वेद व्यास महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। वेद व्यास महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया। राजा राममोहन रॉय पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी के। तो सही क्रम इसका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन,
किसने प्रबंधकीय क्रांति मैनेजरियल रेवोल्यूशन की अवधारणा दी? तो मैनेजरियल रेवोल्यूशन ये किताब भी है और अवधारणा भी है जेम्स बर्नहम की एलीट थ्योरी के अंदर। भारत की परमाणु नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? परमाणु नीति पे ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु निवारण, ये अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। हम प्रथम प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी ऊपर वाले ऑप्शन में था, बिल्कुल सही, ये भी सही है। उत्तर पोखरण चरण में भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने में सहमत हो गया। अरे भाई, भारत ने हस्ताक्षर किए ही नहीं है ना सहमत हुआ है, तो 3 यहां पे गलत होगा एब्सोल्युटली। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के निर्माता है और 1948 में इन्होंने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था, बिल्कुल सही है। इसके आगे के क्वेश्चंस पैराग्राफ के हैं और पैराग्राफ के पहला पैराग्राफ आपके लिए गिफ्ट था, गिफ्ट था। यहां पे 5 में से 5 आपके सही होना कंपलसरी थे। क्यों? क्योंकि अब देखिए किसने मैन द स्टेट एंड वॉर पुस्तक लिखी, यहीं पे आप देखिए सीधे आंसर निकल रहे हैं केनेथ वॉल्ट्ज ने। अगला क्वेश्चन, नव यथार्थवादियों के विकास की कौन सी काल अवधि थी? अब आप इस ऑप्शन को देखें या ना देखें, आपको ऐसे ऑटोमेटिकली आइडिया होगा कि नव यथार्थवाद कब इसकी उत्पत्ति हुई। तो नव यथार्थवाद की उत्पत्ति हुई 1970 के दशक में, जैसा कि यहां पे दिया भी गया है। अगला क्वेश्चन, वॉल्ट्ज के अनुसार कौन सी प्रणाली युद्ध की रोकथाम निवारण प्रणाली के लिए बेहतर है? वॉल्ट्ज मानता है कि द्विध्रुवीय प्रणाली इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ऑप्शन 1 द्विध्रुवीय प्रणाली। और तभी मैं बोल रहा हूं ये गिफ्ट है, इसके लिए पैराग्राफ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज है। अगला क्वेश्चन, कौन यथार्थवादी नहीं है? अब इनमें ये दिया नहीं है, लेकिन ईएचकार यहां पे यथार्थवादियों में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ये देखिए यहां पे मॉर्गेनथ्यू, ईएचकार, ये दोनों यथार्थवादी है। यहां पे पूछा है नहीं है। केनेथ वॉल्ट्ज डेफिनेटली ये नव यथार्थवादी है। ऑप्शन इसका डी यहां पे आ जाता है। दैट्स मीन ये एक प्रकार का गिफ्ट है, फ्री के नंबर है। अगला क्वेश्चन, वॉल्ट्ज के अनुसार उनका प्रणाली से क्या तात्पर्य है? जो केनेथ वॉल्ट्ज है उनके सिस्टम से क्या अभिप्राय है? और इसका भी यहां पे आप देखोगे ऑप्शन 4 इसका सही है। इकाइयां यानी व्यक्तिक राज्य समान कार्य करते हैं, और ये आपको इसमें यहां पे कहीं दिख जाएगा। उतना टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो इकाइयों की बात आपको यहां पे डेफिनेटली दिख जाएगी। ठीक है, उन्होंने युद्ध के कारणों का प्रयास किया और संरचनात्मक यथार्थवाद में यहां प्रणालियां जहां वहां हमारे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, यहां पे इकाइयों की बात यहां पे देखिए, दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। अगला क्वेश्चन, ये अगला पैराग्राफ है, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि आंसर आपके पैराग्राफ में नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हम एज सच इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन यहां पे थे। और ये जो यहां पे पैराग्राफ है ये डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपको इस पैराग्राफ का भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है फिर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर का राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में अवलोकन था। यदि कोई सरकार इसकी उपेक्षा करती है तो उन्हें मतदाताओं के साथ समक्ष निश्चित रूप से इसका उत्तर देना पड़ेगा। अगर कोई आदमी डीपीएसपी का दुरुपयोग करता है या फिर उसका पालन नहीं करता है तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को, अगली बार जिताएंगे ही नहीं उनको। दैट्स मीन ये एक प्रकार का राजनीतिक तर्क है अंबेडकर का कि अगर आप डीपीएसपी का पालन नहीं करते तो आप आ ही नहीं सकते कभी सत्ता में। तो कॉमन सेंस क्वेश्चन था। अगला, राज्य नीति के निर्देशक तत्व कौन सा भाग अनुच्छेद 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकार में लाया गया? देखिए अनुच्छेद 45 शिक्षा का अधिकार, 86वां संवैधानिक संशोधन
तो अगर आपने इसमें कहीं दिया होगा, हाँ दिया तो है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 86वां संवैधानिक संशोधन आपको नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, ओके। बट कॉमन सेंस अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का पता है तो आंसर आपने कर दिया इसका। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था राज्य नीति के निर्देशक तत्व का सामाजिक क्रांति पर फोकस मात्र है? और यह कहा था ऑप्शन 2 जॉन ऑस्टिन ने। शायद इसमें यह ऑप्शन कहीं आपको मिले या ना मिले, ग्रैनविले ऑस्टिन यहां पे दिया है, ठीक है, ग्रैनविले ऑस्टिन हाँ ठीक है, जॉन नहीं, ग्रैनविले ऑस्टिन, हाँ यहां पे कहा है, दैट्स मीन आप यहां से भी आंसर निकाल सकते थे इसका। अगला क्वेश्चन, किसने राज्य को नीति निर्देशक तत्व को समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद लाने का प्रयास बताया था? और इसका आंसर पैराग्राफ में ही छिपा हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है सर आइवर जेनिंग्स। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह अनुदेश दिया गया है कि सरकार नीति निर्माण में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निर्देशों को शामिल करे? अनुच्छेद 37 में यह साफ साफ लिखा है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। और इस हिसाब से 5 में से 4 तो आपके यहां भी ठीक होने चाहिए, और मैं ये कहता हूं 10 क्वेश्चन यहां पे आए हैं तो 10 में से 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और इस हिसाब से ये मेरिट को बढ़ाता हुआ मुझे दिख रहा है। अब लास्ट में बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था। देखिए क्वेश्चन पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट था, और यहां पे 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी आंसर की यूजीसी ने गलत दी है। अब ये आंसर की गलत क्यों दी? 2 रीजन हो सकते हैं, या तो यूजीसी में डफर बैठे हैं, दूसरा रीजन ये हो सकता है यूजीसी पैसे कमाने चाहती है क्योंकि क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए पैसे लगते हैं। 2 रीजन है, दो के अलावा कोई और रीजन नहीं मुझे दिखता है। तो 8 से 10 क्वेश्चन की आंसर की रॉन्ग देना, वो भी नेशनल लेवल की एजेंसी के लिए, तो ये जस्टिफिएबल नहीं है। तो अब यहां पे मेरिट की अगर हम बात करें तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने परसेंटेज आपके बन रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इसको एनालिसिस करूंगा। इसके साथ पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 अभी हम उसका एनालिसिस करेंगे, और इसके साथ साथ सेकंड शिफ्ट का पेपर 1 और पेपर 2 भी हमें देखना है, क्योंकि मेरिट केवल एक पेपर के आधार पे, मॉर्निंग शिफ्ट के आधार पे तो नहीं बनेगी, दोनों की कंबाइन बनेगी। तो दोनों पेपर जब मैं देख लूंगा उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि मेरिट क्या जानी है। पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं थे, ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। दैट्स मीन मेरिट पिछली बार की तरह रहने वाली है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ 13 सीट्स वैकेंट हैं और आप कभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से।